नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आज आप सभी को क्लास 10th एनसीईआरटी के साइंस के बुक के प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जो क्रियाकलाप है 1, 2, 3 यानी कि 1.1, 1.2 और 1.3 ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तीनों क्रियाकलापों को समझेंगे और इससे जो प्रश्न बन सकते हैं और इससे जो थ्योरी बन सकते हैं या इसमें जो भी कॉन्सेप्ट छिपा हुआ रहता है उसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और अभ्यास करेंगे ताकि आगे जो आप क्लास 11th या 12th में जाकर के केमिस्ट्री पढ़ें तो आपको थोड़ी सी समझ और ज्यादा तो अच्छे तरीके से आ पाए। इसलिए मैंने ये सोचा कि इन तीनों क्रियाकलापों को भी आपको समझाने का प्रयास करूं। तो सबसे पहले जो क्रियाकलाप 1.1 है इसका अगर एक टॉपिक इसको देना चाहे मैग्नीशियम रिबन का दहन। समझिएगा कि आप प्रयोगशाला में और ये चीजें प्रयोगशाला में हम कर रहे हैं लेकिन हम अभी व्हाइट बोर्ड पर समझने का प्रयास करते हैं। समझिएगा, ये हमारा गैस बर्नर है जिससे कि हम लोग लैब में यानी प्रयोगशाला में ज्वाला के लिए या तो एक निश्चित ताप के लिए प्रयोग करते हैं गैस बर्नर। और इसके अलावा ये चिमटा जो है, चिमटा क्या होता है कि किसी वस्तु को पकड़ने के लिए आपने घर में मम्मी को देखा होगा कि रोटी को पकड़ने के लिए चिमटे का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरीके का एक चिमटा है ये, इसलिए यहाँ पर पकड़ा जाता है क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन का मतलब एक छड़ हो गया लोहे का, नहीं किसका, मैग्नीशियम का, उसको पकड़ने के लिए एक चिमटे का प्रयोग किया गया है ताकि अगर ये क्या हो जलते जलते आगे जाए या इसमें ये गर्म हो जाए तो उससे बचा जा सके, इसलिए चिमटे का प्रयोग करेंगे। और एक चाइना डिश है हम लोगों के पास। चाइना डिश का आने का मतलब एक बर्तन है जो कि ज्यादातर वो पूरा छितरा हुआ है। तो अब इसको समझते हैं। इसमें क्या किया है, गैस बर्नर की सहायता से ज्वाला जो प्राप्त हो रही है इसमें मैग्नीशियम रिबन को एक चिमटे की सहायता से पकड़ करके जलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, जलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब समझिएगा, आपने जलाने का अर्थ क्या हो गया, दहन हो गया। क्या हो गया, दहन। और दहन के लिए क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा था कि दहन के लिए आपको चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन। वो भी अनिवार्य रूप से चाहिए। अगर किसी चीज को जलाना है तो ऑक्सीजन अनिवार्यता होती है, अनिवार्य होती है। तो मैग्नीशियम अब अगर जलाने का प्रयास करेंगे तो हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। इसके अलावा कोई भी परमाणु यहाँ पर नहीं है। दहन हो रहा है और दहन होगा तो किससे होगा, ऑक्सीजन से होगा। ठीक है, ऑक्सीजन से अगर हम मैग्नीशियम का दहन कराते हैं तो यह एक अभिक्रिया करती है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब समझिए इसको, जब इसको जला रहे थे तो यहाँ पर श्वेत लव के साथ, यानी कि यहाँ पर जो जल रहा था, और मैग्नीशियम रिबन जो होता है थोड़ा सा सफेद लेकिन धूसर रंग का होता है, धूसर सफेद, यानी कि कंप्लीटली सफेद नहीं है। और इसको जब जला रहे तो धीरे धीरे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरीके से इसका क्षरण हो रहा है और क्षरण होकर के नीचे गिर रहा है और ये क्या है, श्वेत चूर्ण के रूप में मिल रहा है। तो यही है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने अब समझा कि मैग्नीशियम को जलाने के लिए ऑक्सीजन की अनिवार्यता होती है और ये मैग्नीशियम का यहाँ दहन हो रहा है तो ऑक्सीजन जाहिर सी बात होगी वहां पर होगी। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि किस तरीके का है, चूर्ण के रूप में है, साथ ही साथ ये पूरी तरीके से श्वेत है यानी सफेद है। आप समझिएगा कि एक प्रश्न आता है यहाँ पर कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को दहन करने के लिए, जलाने के लिए रेडी करते हैं तो उसको किसी रेगमाल से, रेगमाल क्या होता है, एक तरीके से उस पर जो एक तरीके का परत बैठा हुआ रहता है या तो लोहे पर या मैग्नीशियम रिबन पर या अन्य भी, जैसे दीवार वगैरह में भी हम लोग कभी कभी रेगमाल का प्रयोग करते हैं ताकि उसका चिकनाई जो है वापिस आ सके। तो वहां पर क्या करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है
क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है ये वायु में जो उपस्थित होता है ऑक्सीजन या नमी, उससे थोड़ा अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत जमा लेता है। जैसे समझते हैं, अगर ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन है, तो अपने ऊपर एक परत बना लेता है, एक परत बना लिया। और अगर आपको यहां से दहन करने का प्रयास करेंगे तो ये नहीं जलेगा अच्छी तरीके से। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि मैग्नीशियम के दहन होने के लिए इसके साथ चाहिए ऑक्सीजन। अब समझिएगा, ऑक्सीजन अगर वायुमंडलीय रूप से बाहर है तो मैग्नीशियम से डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं हो रहा है, क्योंकि एक परत जो कि शायद मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो सकता है, तो ये डायरेक्ट मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होगा तो दहन नहीं होगा। इसलिए इस ये जो परत दिख रहा है आपको, इसी परत को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेगमाल से रगड़ना। रेगमाल से क्या करते हैं? सफाई करते हैं। क्यों करते हैं? आपको समझ में आ गया? ताकि मैग्नीशियम डायरेक्टली रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन के संपर्क में आए और दहन की क्रिया अच्छी तरीके से हो पाए। तो अब हम लोग समझेंगे कि इसकी अभिक्रिया कैसे कराएंगे इसको। अगर समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो समझिए, मैग्नीशियम है हमारे पास, तो मैग्नीशियम का आपने फॉर्मूला पढ़ा है और यहाँ पर आपको दिख रहा है रिबन है, रिबन के रूप में, तो एक जाहिर सी बात है किस रूप में हो? ठोस के रूप में। हमने पढ़ा है ठोस को एस लिखेंगे। ऑक्सीजन जो किस रूप में है यहाँ पे? गैस के रूप में है। और बन क्या रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक लिखा हुआ है और दिख रहा है चूर्ण है। तो चूर्ण एक तरीके का क्या होता है? ठोस। यानी कि ठोस मैग्नीशियम ऑक्साइड गैसीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। आप समझिएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 2 है। यहाँ पर कितना है? 1 है। तो इसको हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन के लिए इसको संतुलित करना सीखा है, और उसमें भी हीट एंड ट्रायल विधि। तो इसमें 2 का प्रयोग करके देखते हैं। अब यहाँ हो गया ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। अब मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ 1 है, तो यहाँ पर क्या लेंगे? 2। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस चीज को समझ पाए। तो ये हमारा क्रियाकलाप 1। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न यही रहता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से प्रत्यक्ष रूप से उसमें वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष रूप से मैग्नीशियम रिबन के संपर्क में लाने के लिए, ताकि दहन अच्छे तरीके से हो, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग समझेंगे दूसरा क्रियाकलाप 1.2। ये तो हमारा 1.1 था क्रियाकलाप। अब क्रियाकलाप 1.2 को समझने का प्रयास करते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपके पास लेड नाइट्रेट का घोल है। क्या है? लेड नाइट्रेट का घोल। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं। अच्छा, लिख लेते हैं लेड नाइट्रेट। ठीक, लेड नाइट्रेट का घोल है और बोल रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड का घोल। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के भी लिख लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। इसमें क्या किया जाता है कि पोटेशियम आयोडाइड के घोल को लेड नाइट्रेट के घोल में डाला जाता है। यह जो प्रणाली आपको दिख रही है, इससे ही इसमें डाला जा रहा है। डालने के बाद क्या होता है कि यहां पर एक परत बन जाता है, सॉरी, एक अवक्षेप जमा होता है और धीरे धीरे एक परत बनाने लगता है। तो ये अभिक्रिया हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब 2 घोल मिल रहा है तो एक ठोस बन रहा है, तो कोई ना कोई अभिक्रिया हो रहा है। अभिक्रिया इसमें क्या होता है कि जब लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड को डाला जाता है तो इसमें एक तरीके का द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। आप आगे की लेक्चर में उनको देखेंगे। इसमें क्या होता है कि ये बना लेता है, क्या बना लेता है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम
नाइट्रेट जो कि घोल के रूप में रहता है, किस रूप में? घोल के रूप में। और साथ ही साथ ये जो हम बोल रहे हैं ये अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। अवक्षेप क्या होता है? एक तरीके का टुकड़ा टुकड़ा दाना होता है ठोस रूप में, तो पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है। साथ ही साथ एक अवक्षेप के रूप में जो प्राप्त हो रहा है वो होता है हमको लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड जो किस रूप में होता है? ठोस के रूप में। चलिए अब समझते हैं जिस तरीके से हमने इसको सजाया है। साथ ही साथ ये जो पूरा जो बचा हुआ भाग रहता है ये मतलब सॉल्यूशन के रूप में, मतलब कि घोल के रूप में, ये पूरी तरीके से पीला कड़क हो जाता है। क्या बोले? पीला, पूरा एकदम बहुत ज्यादा पीला हो जाता है। अब समझते हैं इसको, एक फॉर्मूला के माध्यम से इसको निरूपित करने का प्रयास करते हैं। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल 2, PbNO3 इसका फॉर्मूला होता है लेड नाइट्रेट का। पोटेशियम आयोडाइड का बात करें तो पोटेशियम के और इसका आई होता है पोटेशियम आयोडाइड हो जाता है। फिर क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम KNO3 इसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है, प्लस में लेड आयोडाइड PbI2 ये इसका फॉर्मूला हो गया, किसका? लेड आयोडाइड का। तो ये हमारे पास फॉर्मूला सभी पास में। लेड नाइट्रेट यहाँ पर किस रूप में था? यहाँ पर घोल के रूप में था, तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिक्विड। और ये भी था घोल के रूप में, इसको भी लिखेंगे लिक्विड। लेकिन जब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो एक तो लिक्विड बन रहा है आपको, लेकिन एक किस रूप में मिल रहा है? ठोस के रूप में। संतुलित करने के क्रम में देखते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है? यहाँ पर है परमाणु संख्या और यहाँ पर है। चलिए लेड है, लेड में कितना है? 1 है, यहाँ पर 1 है, चलिए चलेगा। नाइट्रोजन कितना है? 2 है, नाइट्रोजन कितना है? 1 है, तो अनुमानित रूप से कितना लेने का प्रयास करेंगे? 2। अब चलिए नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 3 दूनी 6, चलिए ठीक है। यानी कि लेड और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया आपके। मेरे पास क्या बचा? पोटेशियम। पोटेशियम कितना है? 2 है, तो यहाँ पर भी 2 करने का प्रयास करेंगे। फिर आयोडीन कितना है? 2 है, यहाँ पर भी आयोडीन 2 है, ये भी हमारा संतुलित हो गया। तो और यहाँ पर ये अवक्षेप के रूप में हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी इंडिकेशन दे सकते हैं। अब है तीसरा जो कि बहुत ही जरूरी है, कक्षा 10वीं के विज्ञान में अम्ल क्षारक लवण में भी इसका हम अध्ययन करेंगे। तो अभी भी देखते हैं इसको क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि आपके पास तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। तनु का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर, यानी कि कम पावर वाला अम्ल वाला सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल तो बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, उसको कम अम्लीय करने के लिए उसमें जलीय विलयन के रूप में उसमें बनाया जाता है उसको, और ताकि वो कम पावर वाला हो जाए। तो आपके पास तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि दानेदार जस्ता है आपके पास, यानी कि चूर्ण है, उसको इसमें डाला जाता है। किसमें? किसको? दानेदार जस्ता को। और ये शंक्वाकार फ्लास्क लिखा हुआ है, ये शंक्वाकार फ्लास्क है, ये कांच की नली दिया गया है और यहाँ पर कॉर्क लगा हुआ है। कॉर्क इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो भी ऑक्सीजन या जो भी गैस निकले इससे, तो गैस सिर्फ परीक्षणली के द्वारा निकले, क्योंकि उसकी जांच हम लोग को करना है। तो समझिएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जब दानेदार जस्ता को डाला जाता है तो एक गैस का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? एक गैस ऊपर उठने लगती है और बाहर जाने लगती है इस ट्यूब के द्वारा, और जब इसके पास मोमबत्ती लाया जाता है, क्या लाया जाता है? मोमबत्ती, तो यहाँ पर फट फट की ध्वनि स्टार्ट होती है। कैसी? फट फट ध्वनि। तो ये फट फट की ध्वनि मात्र किसके द्वारा दिया जाता है? हाइड्रोजन के द्वारा। तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि अगर आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, और उसमें आप जस्ता डालते हैं। क्या डालते हैं? जस्ता। तो अभिक्रिया किस रूप में हो रही है? तो यहाँ पर तो पता चल गया क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। एक चीज पता चल गया है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। किसके द्वारा? इस कांच की नली के द्वारा। तो बचा क्या? अब समझिएगा,
सल्फ्यूरिक अम्ल जब जस्ता से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन यहां से निकल गया, कहां से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4, जो कि किस रूप में है, लिक्विड के रूप फॉर्म में है, और जस्ता से अभिक्रिया करा है, जस्ता किस रूप में, सॉलिड के रूप में है, और यहाँ पर बाहर निकल गया है, क्या निकल गया है, हाइड्रोजन गैस। तो अब बचेगा क्या, आपके पास देखिए हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, अब बचा है Zn और SO4, तो यही ZnSO4 बचता है यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, तो प्लस ZnSO4, ये किस रूप में बचेगा, ये एक तरीके का लिक्विड के फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन धीरे 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 फिर वो सॉलिड का रूप ले लेगा जब तक अभिक्रिया पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या समझा कि जस्ता जो एक धातु है, क्या है, धातु है, जब ये एक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बना रहा है, एक तरीके का लवण बना रहा है, ये क्या है, लवण है, साथ ही साथ वो हाइड्रोजन गैस छोड़ रहा है। तो एक इक्वेशन भी हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया, जो कि अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो लगभग आप सभी इस तीनों क्रियाकलाप को समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपने दोस्तों को बताइए कि केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, वो भी ज्वाइन करें, और साथ साथ आप सभी मिलकर पढ़ाई करें। और इसी तरीके से नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।